अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 का लेक्चर है, जिसके अंदर आज हम चैप्टर नंबर 5 जनरल को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर सेक्शन नंबर 26 से लेके 38 तक आज हम डिस्कस करेंगे। जनरल जो प्रोविजंस हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे कि आर्बिट्रेशन कहाँ पर एप्लीकेबल है, कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सेक्शन नंबर 26 है, सेक्शन नंबर 26 वो किस चीज़ के बारे में डिस्कस करता है? वो हमें डिस्कस करता है एप्लीकेशन ऑफ चैप्टर, एप्लीकेशन ऑफ चैप्टर, कि ये कहाँ पर एप्लीकेबल है और कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। अब यहाँ पर इस सेक्शन के अंदर क्लियरली मेंशन है कि सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड। जहाँ पर ये प्रोविजन आ जाए कि सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड, कि अगर ये बात कहीं और लिखी है तो उस बात को आप फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर ये लिखा है सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल। जनरली अगर हम बात करें, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल इन रेवेन्यू मैटर्स। अब आपके जो रेवेन्यू के मैटर्स है वहाँ पर आर्बिट्रेशन एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद सेक्शन नंबर 27 जो है वो किस चीज़ के साथ डिस्कस करता है? सेक्शन नंबर 27 आपका डिस्कस, अच्छा सेक्शन नंबर 27 से पहले हम जो है डिस्कस करते हैं एक अमेंडेड प्रोविजन को, जो है सेक्शन नंबर 26A। अब सेक्शन नंबर 26A है, इट मीन्स इट इज़ एन अमेंडेड प्रोविजन। 26A किस चीज़ के बारे में डिस्कस करता है? अवार्ड टू सेट आउट रीजंस, अवार्ड टू सेट आउट रीजंस, कि जो अवार्ड होगा, अवार्ड का मतलब क्या होता है पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अवार्ड मींस के आर्बिट्रेशन का जो फैसला होता है उसको हम अवार्ड कहते हैं। यहाँ पर ये कह रहा है कि जो आपका अवार्ड होगा उसके रीजंस भी होंगे। रीजंस किस तरीके से? कि अवार्ड विथ रीजंस, विदाउट रीजन अवार्ड नहीं होगा। अब जो अवार्ड रीजंस के साथ होगा, यहाँ पर है अदरवाइज, अगर अवार्ड रीजन के साथ नहीं है तो फिर कोर्ट जो है उसको टाइम दे सकती है किस चीज़ के लिए, कि आप जो है इसके रीजंस दें, किस चीज़ के? अवार्ड के। अगर लेट सपोज के अवार्ड के रीजंस नहीं है तो कोर्ट जो है उसको रेमिट भी कर सकती है उस अवार्ड को। कोर्ट कैन रेमिट अवार्ड विच इज विदाउट रीजंस। जो अवार्ड आपका रीजंस के साथ नहीं है तो कोर्ट उसके अवार्ड को रेमिट भी कर सकती है। उसके बाद सेक्शन नंबर 27 किस चीज़ के साथ डिस्कस करता है? सेक्शन नंबर 27 जो है वो है पावर ऑफ आर्बिट्रेटर इंटरिम अवार्ड, पावर ऑफ आर्बिट्रेटर टू पास इंटरिम अवार्ड, कि यहाँ पर देखें जो आर्बिट्रेटर्स हैं उनके पास एक और पावर भी है। वो कौन सी पावर है? कि वो जो है इंटरिम अवार्ड भी पास कर सकते हैं। इंटरिम का मकसद क्या होता है? इंटरिम का जो मतलब है वो यहाँ पर होता है कि टेम्परेरी, आर्जी। वो किस चीज़ में आर्जी अवार्ड पास कर सकती है? मिसाल के तौर पे लेट सपोज कि अगर कोई मनी सूट है, मिसाल के तौर पे कि अगर कोई भी ऐसा मैटर है जहाँ पर फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड अगर आर्बिट्रेटर चाहें तो वो जो है एक आपका इंटरिम अवार्ड, इंटरिम ऑर्डर पास कर सकते हैं। उसके बाद सेक्शन नंबर 28 किस चीज़ के साथ डिस्कस करता है? सेक्शन नंबर जो 28 है वो डील करता है आपका पावर एनलार्जमेंट ऑफ टाइम इन मेकिंग अवार्ड, पावर सॉरी enlargement of time, enlargement of time in making award, कि अवार्ड के लिए enlargement of time, कि टाइम को enlarge कर देना, ये किसकी पावर है? सिर्फ और सिर्फ कोर्ट जो है आपके टाइम को enlarge कर सकती है। द ओनली कोर्ट हैज़ पावर्स, सिर्फ कोर्ट के पास इख्तियार आते हैं कि कोर्ट जो है टाइम अवार्ड कर सकती है, टाइम को enlarge कर सकती है अवार्ड को बनाने के लिए। उसके बाद सेक्शन नंबर 29 किस चीज़ के साथ डील करता है? अब सेक्शन नंबर 29 जो है वो है इंटरेस्ट ऑन अवार्ड, इंटरेस्ट ऑन अवार्ड। अब यहाँ पर देखें इंटरेस्ट का मतलब क्या है? इंटरेस्ट का मतलब है सूद। अब मनी रिलेटेड कोई आपका मैटर है, मनी से रिलेटेड कोई भी मैटर आर्बिट्रेटर्स के पास आ गया,
अब जब आर्बिट्रेटर्स ये देखते हैं कि ये यहाँ पर 3 से 4 साल पुराना मैटर है और यहाँ पर अगर इसने जो है 10 लाख रुपए 4 साल पहले लिए थे, तो 10 लाख रुपए 4 साल पुराने और आज के 10 लाख रुपए अगर हम कंपैरिजन करें तो उसमें बहुत डिफरेंस आ जाता है। तो वो जो है उसको उस 10 लाख रुपीज़ के ऊपर इंटरेस्ट भी दे सकते हैं, उसको जो है सूद भी दे सकते हैं, उसको मनी के साथ इंटरेस्ट भी दे सकते हैं। उसके बाद है सेक्शन नंबर 30, ग्राउंड ऑफ सेटिंग असाइड अवार्ड। ग्राउंड्स ऑन सेटिंग असाइड अवार्ड, के अवार्ड को सेट असाइड करने के लिए कौन कौन से ग्राउंड्स हैं। फर्स्टली के जो आपका पहला ग्राउंड है वो है आपका मिसकंडक्ट ऑफ आर्बिट्रेटर, मिसकंडक्ट ऑफ आर्बिट्रेटर, कि जो आर्बिट्रेटर है उसका कोई मिसकंडक्ट है, उसकी वजह से जो अवार्ड है उसको सेट असाइड किया जा सकता है। उसके बाद सेकेंडली जो सेकंड ग्राउंड है वो सेकंड ग्राउंड है आपका ऑर्डर ऑफ कोर्ट टू सुपरसीड, ऑर्डर ऑफ कोर्ट टू सुपरसीड अवार्ड, कि कोर्ट का कोई भी ऑर्डर जो कि सुपरसीड कर जाए किसी भी आर्बिट्रेशन को। उसके बाद है इम्प्रॉपरली प्रोसीड, इम्प्रॉपरली प्रोसीड, कि अगर कोई भी आपका आर्बिट्रेशन इम्प्रॉपरली प्रोसीड हुआ है तो वो भी एक जो है ग्राउंड में कंसील होता है आपके सेटिंग असाइड अवार्ड। उसके बाद सेक्शन नंबर 31, अब सेक्शन नंबर 31 को डिस्कस करते हैं। सेक्शन नंबर 31 किस चीज़ के बारे में है, जुरिस्डिक्शन। थर्टी वन सिंपल ये कहता है कि जिस अदालत की जुरिस्डिक्शन बनेगी तो वही उस मैटर को, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट को, आर्बिट्रेशन एप्लीकेशन को एंटरटेन कर सकता है। उसके बाद सेक्शन नंबर 32 किस चीज़ के साथ डील करता है, सेक्शन नंबर 32 आपका डील करता है बार टू सूट कॉन्टेस्टिंग, बार टू सूट कॉन्टेस्टिंग, बार टू सूट कॉन्टेस्टिंग आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट और अवार्ड, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट और अवार्ड। अब सेक्शन नंबर 32 से इंटरलिंक आप कर दें सेक्शन नंबर 33 को। 33 क्या कहता है, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट और आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट और अवार्ड टू बी, और अवार्ड टू बी कॉन्टेस्टेड बाय एप्लीकेशन, कॉन्टेस्टेड बाय एप्लीकेशन। सबसे पहले सेक्शन नंबर 32 को जब आप समझ लेंगे तो आप 33 को भी समझ लेंगे। सेक्शन नंबर 32 क्या कह रहा है, बार टू सूट, कि अगर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट से रिलेटेड आप कोई भी सूट लेके आएंगे लीगल प्रोसीडिंग में अदालत के लिए, तो उस पर एक बार है कि आप डायरेक्टली एक जो है सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते। ठीक है, किस तरीके से, जहाँ पर एक जो है आपका आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट हो चुका है, वहाँ पर एक आर्बिट्रेशन क्लॉज मौजूद है, तो कोर्ट उस मैटर को एंटरटेन नहीं करेगी। किस लिए नहीं करेगी, देखें उस पर एक बार लगा हुआ है। अब बार किस लिए है कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट और अवार्ड। फिर आप क्या करेंगे, उस अवार्ड के लिए या आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के लिए आप जब कोर्ट की तरफ जाएंगे तो आप जो है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बाय एप्लीकेशन, आप जो है एक एप्लीकेशन लेके जाएंगे कोर्ट में, जिसको हम स्पेशल केस भी कहते हैं। तो आप आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट नहीं, आर्बिट्रेशन एप्लीकेशन लेके जाएंगे, सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते। उसके बाद सेक्शन नंबर 34 क्या कहता है, सेक्शन नंबर 34 हमें बताता है पावर टू स्टे लीगल प्रोसीडिंग, पावर टू स्टे लीगल प्रोसीडिंग
Power to stay legal proceeding when there is an arbitration agreement. When there is an arbitration agreement, जहां पर आपका आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है वहां पर उस लीगल प्रोसीडिंग को स्टे कर दिया जाएगा। किस तरीके से? मिसाल के तौर पे ए और बी हैं, यहाँ पर दो पार्टीज हैं जिनके दरमियान एक जो है आपका क्या होता है, आपका एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट हो जाता है। जब इन दोनों के दरमियान कोई भी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट हो गया तो ये जो है सूट को इंस्टीट्यूट नहीं करेंगे। अगर सूट को इंस्टीट्यूट कर भी देते हैं तो उस लीगल प्रोसीडिंग को स्टे कर दिया जाएगा। ये हमें बताया सेक्शन नंबर 34 ने। उसके बाद सेक्शन नंबर 35 को अगर हम देखें तो सेक्शन नंबर 35 क्या कहता है? इफेक्ट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग ऑन आर्बिट्रेशन। इफेक्ट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, इफेक्ट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग ऑन आर्बिट्रेशन, कि अगर आर्बिट्रेशन पर लीगल प्रोसीडिंग का क्या इफेक्ट है। सेक्शन नंबर 35 सिंपल ये कह रहा है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट विल सुपरसीड लीगल प्रोसीडिंग, कि जो आपका आर्बिट्रेशन है ये सुपरसीड कर जाएगा लीगल प्रोसीडिंग को। क्यों? क्योंकि जो आपने एग्रीमेंट किया उसमें एक आर्बिट्रेशन क्लास मौजूद है। उसके बाद सेक्शन नंबर 36 ने हमें क्या बताया? सेक्शन नंबर 36 हमें कहता है ऑर्डर ऑफ कोर्ट पर्टिकुलर डिफरेंस, ऑर्डर ऑफ कोर्ट ऑन पर्टिकुलर डिफरेंस। देखें, जहां पर आर्बिट्रेशन की तरफ जाना होगा पार्टीज को वहां आर्बिट्रेशन की तरफ जाएंगे, लेकिन अगर कोई एक पर्टिकुलर डिफरेंस ऐसा अराइज हो जाता है जहां पर आर्बिट्रेशन की तरफ आप नहीं जा सकते तो उस एक पर्टिकुलर डिफरेंस के लिए आप कोर्ट की तरफ जा सकते हैं और कोर्ट उस पर्टिकुलर डिफरेंस के लिए अपना ऑर्डर भी पास कर सकती है। उसके बाद सेक्शन नंबर 37 क्या कहता है? लिमिटेशन के बारे में। सेक्शन नंबर 37 सिंपली ये कहता है कि जो आपका लिमिटेशन एक्ट है, लिमिटेशन एक्ट आर्बिट्रेशन पर एप्लीकेबल है। उसके बाद सेक्शन नंबर 38, आज का लास्ट सेक्शन, सेक्शन नंबर 38 क्या है? डिस्प्यूट एज टू आर्बिट्रेटर रेम्यूनरेशन, डिस्प्यूट एज टू आर्बिट्रेटर रेम्यूनरेशन, कि जो रेम्यूनरेशन की बात है। अब देखें, जो आपने आर्बिट्रेटर्स अपॉइंट किए हैं, एम्पायर्स अपॉइंट किए हैं, आर्बिट्रेटर्स अपॉइंट किए हैं या एम्पायर्स अपॉइंट किए हैं, उनके लिए रेम्यूनरेशन यानी कि उनको मुआवजा भी देना होगा। अब उस मुआवजे से रिलेटेड, उस मुआवजे से मुतल्लिक कोई भी मुकदमा होगा तो वो कोर्ट में आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के ज़रिए से होगा, सूट के ज़रिए से इंस्टीट्यूट नहीं होगा। अब यहाँ पर एक्चुअली बात क्या है कि जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है उसकी अगर डायरेक्ट वर्डिंग को आप 2 से 3 बार पढ़ें तब आपको समझ में इसकी डायरेक्ट वर्डिंग आ जाएगी। इसके अंदर कोई भी ऐसी कोई बात नहीं है कि आप ये कह सकें कि बहुत ही जो है ट्रिकी या फिर डिफ़िकल्ट इसकी वर्डिंग है। इसकी वर्डिंग आपको बैरक की वर्डिंग इस वजह से डिफ़िकल्ट लगती है क्योंकि ये एक पुअर लैंग्वेज है। पुअर लैंग्वेज किस वजह से? 1940 की बात हो रही है। ये अमेंडेड तो नहीं है, आज की इंग्लिश तो नहीं है, इस वजह से आपको जो है इसमें जो है थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। तो यहाँ तक अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल।